Hello my dear students, today we will start chapter 8 of 12th class chemistry, that is D and F block. In this video we will discuss about the D block element and some property like electronic configuration, atomic and ionic radii, melting and boiling point. So first of all, what is D block element? डी ब्लॉक एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट डी सब शेल में जाए, पेनल्टीमेट डी सब शेल, और इनकी पोजीशन होती है थर्ड ग्रुप टू 12 ग्रुप। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो है थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर करता है, पेनल्टीमेट डी सब शेल में या डी ऑर्बिटल्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनल्टीमेट? पेनल्टीमेट होता है सेकंड लास्ट, सेकंड लास्ट। ठीक है, they show a regular transition from highly electropositive metal of s block element to less electropositive p block element. It means इनकी जो पोजीशन होती है ट्रांजिशन एलिमेंट की वो होती है इन बिटवीन द s एंड p ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फिगर। ग्रुप 1 एंड 2, ये हाइड्रोजन को एक्सक्लूड कर दीजिए इसमें, क्योंकि हाइड्रोजन का जो है ग्रुप नहीं फिक्स है, पीरियड तो फिक्स है बट ग्रुप नहीं फिक्स है। तो ग्रुप 1 एंड 2 ये होता है एस ब्लॉक एलिमेंट, और ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। सो यू कैन सी जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उनकी पोजीशन एस और पी के बीच में। एस के जो मेटल्स होते हैं ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और पी में जो मेटल्स हैं, हालांकि पी ब्लॉक में नॉन मेटल भी होगा, मेटलोइड भी होगा, ठीक है, लेकिन जो मेटल्स हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों के इन बिटवीन इसकी पोजीशन है। तो इट मींस this d block element transit the highly electropositive metal property to less electropositive metal, that is p block element. So इसी वजह से इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ओके, बट नॉट ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनके या तो एटॉमिक स्टेट में, या तो एटॉमिक स्टेट में या किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हो, पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो उसके डी सब शेल में। D10 नहीं होना चाहिए, D10 हो गया तो वो फुली फिल्ड हो गए डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इसके ऐसे केस में वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, सिर्फ D1 to 9 होना चाहिए, दैट मींस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तभी वो एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं स्कैंडियम को कंपेयर करूं जिंक के साथ, तो स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्कैंडियम हैविंग एटॉमिक नंबर 21, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 4s2 3d1। ठीक है, तो यहाँ पर एटॉमिक स्टेट में, स्कैंडियम के एटॉमिक स्टेट में D1 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। सो स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, तो स्कैंडियम क्या हो गया, ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। बट अगर मैं जिंक को देखूं, जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी ऑर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो यहां पर इसका D10 कॉन्फ़िगरेशन है। तो चलिए कोई ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2, तो इसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गन 3d10, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 4s से चले गए। ठीक है, तो 3d10 बचा। तो यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन D10 है, यानी फुली फिल्ड है। ठीक है, फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। सो जिंक इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फिर एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, कॉपर एटॉमिक नंबर 29, आप जानते हो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 4s1, वैसे 4s2 होना चाहिए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, 3d ऑर्बिटल्स में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा D10।
ठीक है, इसका भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है, बट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। व्हाई? क्योंकि कॉपर की दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, कॉपर 1 एंड कॉपर +2। ठीक है, तो अगर कॉपर 1 का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एक इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, 4s से चला जाएगा, तो यहां पर भी D10 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक, अगर कॉपर +2 की बात करूं तो दो इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो एक तो 4s से चला गया, एक जाएगा 3d से, तो 3d10 की जगह 3d9 आ जाएगा। सो यू कैन सी इस कॉपर का कॉपर प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स है। सो इट इज ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि डेफिनेशन में क्या है, या तो एटॉमिक स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल हो या किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल हो। तो इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट थी, कॉपर +1 कॉपर +2, तो कॉपर +2 में इसका पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स हैं, सो इट इज ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो तो ट्रांजिशन एलिमेंट का डेफिनेशन क्लियर हुआ। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीनों एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। डी ब्लॉक एलिमेंट तो हैं, बट दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका एटॉमिक स्टेट और ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में ही फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स है, तो इसीलिए इन्हें स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इन तीनों को स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट यानी फॉल्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। स्यूडो मीन्स फॉल्स, ये ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो करते। नाउ अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन ns12, यानी जो ns है ये रहेगा लास्ट शेल, दिस इज लास्ट शेल। लेकिन डी और डी ब्लॉक एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, पेनल्टी में डी सब शेल में। अगर लास्ट शेल n है तो पेनल्टी में यानी सेकंड लास्ट शेल क्या होगा, n-1 होगा। n-1 के डी सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। डी में आएंगे 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, एस में आते हैं 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बट ऑल्सो रिमेंबर दैट कई सारे एलिमेंट डी ब्लॉक में कई सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें से मैं दो इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, क्रोमियम एंड कॉपर। अगर हम क्रोमियम की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, तो उसके 18 इलेक्ट्रॉन ऑर्गन लाइक फील्ड होंगे और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन किस में आने चाहिए, 3d4 में। तो ये होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है, हाफ फील्ड और या पार्शियली फील्ड configuration is more stable than partially filled orbitals. Okay, so एक इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, 3d में चला जाएगा, क्योंकि इन दोनों का 3d और 4s का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत पास है, सिमिलर है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां जाता है, तो कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s2 होने के बजाय क्या हो जाता है, 3d5 4s1। एंड सिमिलरली कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इफ वी फिल द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी लेवल, तो 4 ऑर्गन के बाद 2 इलेक्ट्रॉन 4s2 में जाने चाहिए और 3d में बचे हुए 9 आने चाहिए। लेकिन अगेन यहाँ पर भी फुली फिल्ड जो है ऑर्बिटल्स वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से कहाँ आ गया है, 3d लेवल में आ गया है। ठीक है, ड्यू टू द वेरी लेस एनर्जी बिटवीन 3d एंड 4s लेवल। ओके, तो ऐसा क्यों हो रहा है, मैं बता चुका हूं आपको, ड्यू टू द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो डी ऑर्बिटल के केस में हाफ फील्ड केस होगा D5, क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और फुली फील्ड क्या होगा, D10। ओके, इसके अलावा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है D1 D2 D3 D4 या D6 से लेकर के D9 तक, ये सब पार्शियली फील्ड के केस हैं। ओके स्टूडेंट्स, so there is a question, account for the following. Zinc is not considered as transition element. जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई जिंक के एटॉमिक और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, यानी फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सो इट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। और जिंक ही क्यों, जिंक के अलावा कैडमियम, मरकरी,
ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट ट्रीट नहीं किए जाते। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से स्कैंडियम atomic number 21 is a transition element but zinc atomic number 30 is not। so इसका भी मैं आंसर आपको बता चुका हूँ कि स्कैंडियम में D1 कॉन्फ़िगरेशन होती है 3D1, तो ये पार्शियली फिल्ड है, तो इस बेसिस पे हम इसे ट्रांजिशन एलिमेंट कह रहे हैं। जबकि जिंक में कंप्लीटली फिल्ड D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसके एटॉमिक स्टेट में भी और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी। ठीक है, सो इट इज ट्रीटेड एज pseudo transition element, not the transition element। ठीक है, now after that we will discuss about atomic and ionic radii। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि हम जब एस और पी ब्लॉक की स्टडी करते हैं तो हम ग्रुप वाइज करते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, यानी टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को देखते हैं कि उसमें टॉप टू बॉटम क्या वेरिएशन आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक, लेकिन जब भी हम डी ब्लॉक एलिमेंट को देखते हैं तो हम अलोंग द सीरीज देखेंगे, अलोंग द सीरीज। ठीक है, ऐसे देखेंगे, जैसे इसमें कुछ सीरीज होती हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरीके से 4D सीरीज, 4D सीरीज में इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक एलिमेंट आ जाएंगे। एंड सिमिलरली 5D एंड 6D सीरीज। ठीक है, तो सीरीज वाइज हम यहाँ पर वेरिएशन की बात करेंगे ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनिक रेडिया, एटॉमिक रेडिया या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन सब जो भी हम प्रॉपर्टीज स्टडी करने वाले हैं वो हम सीरीज वाइज देखेंगे। ठीक है, तो टोटल 4 सीरीज होती है डी ब्लॉक एलिमेंट में, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। क्यों नाम दे रहे हैं हम 3D सीरीज, 4D सीरीज? जैसे 3D सीरीज स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक इसमें एलिमेंट होते हैं, तो ये सीरीज थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। क्योंकि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक में जो डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 3D लेवल में जाते हैं, 3D लेवल में, तो इसलिए 3D सीरीज नाम दे दिया। ठीक है, सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया का जो वेरिएशन है अलोंग द सीरीज वो रेगुलर ना होकर के इरेगुलर है। इरेगुलर वेरिएशन आते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप शुरुआत में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ये 3D सीरीज के एलिमेंट के नाम में लिख रहा हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा, फिर इन द मिडल एटॉमिक रेडियाई कांस्टेंट हो जाएगा और इन द एंड ऑफ द सीरीज ये इंक्रीज हो जाएगा। सो यू कैन सी द वेरिएशन इज नॉट रेगुलर, बहुत ज़्यादा इरेगुलर है। पहले एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो जो एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई डिक्रीज हो रहा है इनिशियली, यानी शुरुआत में, वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज वेरी पुअर। इनिशियली शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। अगर शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा सो यू नो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो शेल्स में इलेक्ट्रॉन है उनको एक ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलेगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, सो देयर विल बी अ कंप्रेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होगा एटॉमिक साइज में, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एटॉमिक साइज और आयनिक रेडियाई डिक्रीज होगा। अच्छा, बीच में क्या हो रहा है, इन द मिडल कांस्टेंट हो रहा है। तो कांस्टेंट इसलिए हो रहा है कि जब हम सीरीज के मिडल में पहुंचते हैं तो वहां पर न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस हो रहे हैं, एक दूसरे को ऑलमोस्ट बैलेंस कर देते हैं। न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट बैलेंस ईच अदर। ओके, एंड व्हेन वी रीच टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज में एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई बढ़ रहा है बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑफ द सीरीज में बहुत ज्यादा हो गए हैं, डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा हो गए, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वहां क्रिएट होता है और इसी रिपल्शन की वजह से एक्सपेंशन होगा, एटम का साइज एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो इसी एक्सपेंशन की वजह से एटॉमिक एंड आयनिक साइज बढ़ता है।
सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार आ चुका है प्रीवियस ईयर में, कि एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है सेकंड और थर्ड रो, सेकंड और थर्ड रो से क्या मतलब है, सेकंड रो होता है 4D सीरीज और थर्ड रो है 5D सीरीज, ठीक है। इन मेटल्स के जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई है वो थोड़े सिमिलर है, मतलब इनकी वैल्यू एटॉमिक साइज की बहुत आसपास है। तो रीजन क्या है इसका, तो रीजन है सिंपल सा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एंड व्हाट इज द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, तो देखिए जब हम सेकंड से थर्ड रो में जाते हैं, सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट के बाद थर्ड थर्ड रो में जाएंगे, थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट में, तो वहां पर थर्ड रो में यानी 5D लेवल में, 5D सीरीज में 4f इलेक्ट्रॉन भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, 4f इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। और जैसे कि हम जानते हैं कि f इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट है, f ऑर्बिटल का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। सबसे अच्छा होता है शील्डिंग इफेक्ट s का, उससे कम p का, उससे कम d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन का, और सबसे कम जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का होगा। सो f हैज द वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो इसी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, ठीक है। तो लेंथेनाइड का साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है। तो लेंथेनाइड का साइज में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसी को हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसी वजह से, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, सॉरी जस्ट बैक से, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही सेकंड और थर्ड रो या 4D और 5D सीरीज का साइज सेम हो जाता है। अच्छा, आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर साइज, जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैज सिमिलर साइज वाई या सिमिलर रेडियाई वाई। तो देखिए भाई, जिरकोनियम है सेकंड सेकंड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट और हॉफनियम है थर्ड रो ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर सेम ही है ना, यहाँ पर इन्होंने सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर दी, यहाँ पर उसके एलिमेंट उठा के रख दिए जिरकोनियम एंड हॉफनियम, तो यहाँ पर भी सेम रीजन है, जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव सिमिलर साइज ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जस्ट अभी आपको मैंने बता दिया, ठीक है बेटा। ना आफ्टर दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर भी अगर हम अलोंग द सीरीज मूव करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं डी ब्लॉक के अंदर, तो वेरिएशन इरेगुलर आएगा। पहले क्या है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है, सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर के जैसे ही आप मिडल में पहुंचते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन आफ्टर देन डिक्रीज स्टार्ट हो जाता है, आफ्टर देन डिक्रीज स्टार्ट हो जाता है, ओके। सो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीज इंक्रीज है वो दो चीजों पर डिपेंड करेगा। मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है, यानी मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा, और दूसरा डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या हीट ऑफ एटमाइजेशन पे, इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। और मेटेलिक बॉन्डिंग डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल में जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा उसका स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा, ठीक। फिर से रिपीट करता हूँ, मेल्टिंग पॉइंट दो चीजों पे डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड के स्ट्रेंथ पे, जो कि फर्दर किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मेटल एटम। एंड सेकंड किस पे डिपेंड कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे डिपेंड कर रहा है, ओके बेटा। So in a given transition series, melting point and boiling point first increase up to the middle and then decrease. As the number of unpaired electron increases, जैसे जैसे number of unpaired electron बढ़ते हैं, metallic bond strength भी बढ़ती है. Hence the melting point also increase up to middle. जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 3D सीरीज के एलिमेंट्स ले लेता हूँ. 3D सीरीज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है.
यहाँ पर डी लेवल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी 1 हो गया। यहाँ पर डी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। यहाँ पर टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। क्रोमियम के केस में टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है। वाई? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 और 4s1। 3d में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4s में भी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 6। ठीक है। एंड आफ्टर देन यू कैन ऑब्जर्व मैग्नीज में जो डी लेवल में इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, तो यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसी 3d6 आयरन को जाएगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बेशक 6 हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वाई? ऐसा क्यों हो रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम क्यों होते जा रहे हैं? तो मान लीजिए ये डी सबशेल के 5 डी ऑर्बिटल है। पहले मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ठीक, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 4। लेकिन मान लीजिए अब इलेक्ट्रॉन डी लेवल में 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करोगे ना। तो अनपेयर्ड कितने बचे? अनपेयर्ड तो 3 ही बचे ना, क्योंकि 2 तो पेयर्ड हो गए, 2 तो पेयर्ड हो गए। तो इसी वजह से अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। यहाँ पर 3 2 और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 0। तो इसी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले तो बढ़ रहा है मिडिल तक, तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी बढ़ रही है मिडिल तक, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी डिक्रीज हो रही है। So that is why the melting point increases up to the middle and then decreases। ठीक, लेकिन still then मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, जबकि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो इसलिए क्योंकि मैग्नीज का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो बहुत कम है। So you can see the magnesium and technetium have low melting point even though they have D5 configuration. So this is because of their low heat of atomization या enthalpy of atomization। ठीक है, क्योंकि मैग्नीज और टेक्नीशियम में D5 कॉन्फ़िगरेशन है, बेशक 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया ना 2 चीजों पे डिपेंड करता है, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ पे एंड हीट ऑफ एटमाइजेशन पे या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। तो यहाँ मैग्नीशियम और टेक्नीशियम के केस में एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? कम है बेटा। ओके, अगर हम बात करें सेकंड और थर्ड रो ट्रांजिशन सीरीज के मेल्टिंग पॉइंट की, तो ऑब्वियसली बात है वो फर्स्ट से ज्यादा होता है। व्हाई? क्योंकि सेकंड और थर्ड रो का जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो हाई है, इसके कंपैरिजन में फर्स्ट रो के, यानी फर्स्ट 3D सीरीज के कंपैरिजन में। Here is a 2 question। फर्स्ट इज काफी इंपॉर्टेंट, काफी पूछा गया है ये। द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट आर हाई। जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट हैव मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर डी ऑर्बिटल्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन एस ब्लॉक के एलिमेंट के और पी ब्लॉक एलिमेंट के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। So here is the answer, as transition metal have a large number of unpaired electron in the d orbital, their atoms have strong interatomic attraction या simply हम बोले तो metallic bonding, so they have high enthalpy of atomization। next question enthalpy of atomization is lowest for zinc in 3D series, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक अगर हम कंपेयर करें 3D सीरीज में कंपेयर करें तो जिंक का सबसे लोएस्ट होता है। द रीजन इज दैट जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड है। देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम है, किसका? जिंक का। सो दैट विल बी द आंसर। Okay, so thanks for watching this।